लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आपकी टी शर्ट बस एक साधारण सा कपड़ा लगती है, लेकिन जिस धागे ने इसे बुना है उसकी कहानी 7000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस कहानी में खून है, पसीना है, साम्राज्यों का उठना है और उनका गिरना भी है। कॉटन, दुनिया ने इसे व्हाइट गोल्ड कहा और इस सफेद सोने ने वो काम किया जो तलवारें नहीं कर सकती थी। इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ एक बात और है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज से लगभग 5000 साल पहले जब यूरोप में सभ्यताएं विकसित नहीं हुई थी, अमेरिका उस तरह नहीं दिख रहा था जिस तरह से आज दिखता है, तब भारत में सिंधु घाटी के किसान कपास उगा रहे थे, हड़प्पा के बुनकर कपड़ा बना रहे थे। ऐसा कपड़ा जिसे देखकर ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस भी हैरान रह गया। उसने लिखा कि भारत में पेड़ों पर ऊन उगती है, भेड़ों की खून से भी बेहतर। तो फिर सवाल यह है, अगर कॉटन का असली घर भारत था तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुई? वो ट्रेड कैसे छिना और कैसे एक पौधे ने गुलामी, युद्ध और आज़ादी की लड़ाई तीनों को शेप किया? आज की पूरी कहानी इसी एक धागे के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो आखिर भारत के खेतों में उगने वाले सूत ने पूरी दुनिया पर राज कैसे किया? कैसे साधारण से एक पौधे ने बड़े बड़े साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया और ग्लोबल ट्रेड की दिशा तय कर दी? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे? अगर हम जवाब ढूंढे इस बात का कि इंसानों ने पहली बार कपड़ा कब पहनना शुरू किया, तो माना जाता है कि आज से करीब 1,70,000 साल पहले इंसानों ने अपना शरीर ढकना शुरू कर दिया था। लेकिन ये एग्जैक्टली कोई कपड़ा नहीं था। खाल ओढ़ना और धागे से कपड़ा बुनना, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन जो भी ये लोग पहन रहे थे वो सबूत था बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का, जिसने होमो सेपियंस को ठंडे इलाकों में माइग्रेट करने और दुनिया पर राज करने की ताकत दी। तो कपड़े पहनने की शुरुआत ये भी दिखाता है कि इंसान शिकार से खेती की तरफ बढ़ रहा है। यहीं पर हिस्ट्री अपने सबसे बड़ी करवट बदलती है और इसका सेंटर बनता है भारत। वजह थी कॉटन। लेकिन क्या कॉटन ही वो कपड़ा था जिसे सबसे पहले पहना गया, या कॉटन सबसे पहले कहाँ बुना गया होगा? सालों तक वेस्टर्न हिस्टोरियंस का मानना था कि कॉटन का इतिहास इजिप्ट या मिडिल ईस्ट से शुरू होता है, लेकिन जमीन के नीचे दबे सच को ज्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता। बात 1974 की है, जब फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान और मेहरगढ़ में खुदाई की शुरुआत की। मेहरगढ़ साउथ एशिया की सबसे पुरानी खेती वाले एरियाज में से एक है। इसी खुदाई में एक ऐसी चीज मिली जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। एक कब्र से तांबे के कुछ मोती मिले जो करीब 6000 से 5500 ईसा पूर्व के थे, यानी आज से करीब 8000 से 7500 साल पुराने। साल 2002 में फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ मेलहौरट ने उनकी टीम ने इन मोतियों की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में छपी उनकी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस को हैरान कर दिया। उन तांबे के मोतियों के अंदर जंग लगने की वजह से वनस्पति के कुछ रेशे बचे रह गए थे। जब उन रेशों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो गॉसिपियम यानी कॉटन के रेशे मिले। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। इसने पुरानी दुनिया में कॉटन के इस्तेमाल की टाइमलाइन को करीब 1000 साल पीछे ढकेल दिया था। इससे पहले दुनिया में सूती कपड़े का सबसे पुराना नोन टुकड़ा पेरू के हुआका प्रिएटा नाम की जगह से मिला था। इसे भी लगभग इसी टाइमलाइन के आसपास का माना जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कॉटन इस्तेमाल हो रहा था। असली सवाल ये है कि 8000 साल पहले के इंसानों ने उन रेशों को निकाला कैसे? कॉटन के बीज को रेशे से अलग करना और उसे फिर काट कर धागा बनाना यानी स्पिनिंग कोई जंगली पौधे तोड़ने जैसा काम नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है। इससे साबित होता है कि मेहरगढ़ के लोग सिर्फ जंगली कॉटन नहीं जमा कर रहे थे, बल्कि ये पॉसिबल है कि वो इसे शायद एक कैश क्रॉप की तरह उगा रहे थे। फिर जब हम हड़प्पा सभ्यता तक पहुंचते हैं तो ये स्किल एक मैसिव इंडस्ट्री में बदल चुकी थी। मोहनजोदारो की खुदाई में एक चांदी के बर्तन के ढक्कन से चिपका हुआ सूती कपड़े का टुकड़ा मिला। हड़प्पा, लोथल और राखीगढ़ी जैसी जगहों पर हजारों टेराकोटा के स्पिंडल व्लर्स मिले हैं। ये छोटी छोटी गोल चीजें दरअसल धागा काटने के काम आती होगी। इन्हें घुमाने से धागा तेजी से और बराबर बनता था। यानी हड़प्पा के लोग सिर्फ कपास उगाना ही नहीं जानते थे, बल्कि उसे धागे में बदलकर अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाना भी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन दोस्तों, हड़प्पा की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं था, बल्कि उसे रंगना भी था। कपास पर रंग टिकाना ईजी नहीं होता।
लेकिन हड़प्पा के कारीगरों ने ऐसी तकनीक डेवलप की जिससे रंग कपड़े में पक्के तरीके से बैठ जाता था। वो कुछ खास मिनरल्स और नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करके कपड़ों को लंबे टाइम तक रंगीन बनाए रखते थे। यही वजह है कि भारतीय कपड़े दुनिया में अपनी क्वालिटी और खूबसूरती के लिए मशहूर रहे बहुत लंबे टाइम तक। अब ज़रा सोचिए, जिस दौर में दुनिया के ज़्यादातर हिस्से मौसम से बचने के लिए जानवरों की खाल या खुरदुरे कपड़े पहन रहे थे, उस वक्त एक सभ्यता बारीक, मुलायम और रंग बिरंगे सूती कपड़े पहन रही थी। क्या ये लाजिमी नहीं था कि दुनिया इस जादू की तरफ अट्रैक्ट होती? व्यापार के रास्ते खुलने लगे। सुमेरियन सभ्यताओं के क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में दर्ज है कि तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मेलुहा, जिसे कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है, वो मेसोपोटामिया को कॉटन एक्सपोर्ट करता था। अकादियन भाषा में कॉटन के लिए शब्द है किडिनू, जो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर से आई रही होगी। कॉटन भारत से निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैलने लगा था। सिल्क रोड के खुलने और अरब के समुद्री रास्तों के एक्सपेंशन ने इंडियन टेक्सटाइल को मेडिटेरेनियन तक पहुंचा दिया। यानी कि भारत कॉटन टेक्नोलॉजी के शुरुआती और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से एक था। इतिहास में कोई भी बड़ा चेंज रातों रात नहीं होता दोस्तों। 8वीं से 13वीं सदी के बीच जो अरब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, उसने इंडियन कॉटन के बीजों को और इरिगेशन टेक्नोलॉजी को स्पेन और सिसिली तक पहुंचा दिया। इसका एक सबूत लैंग्वेज भी है। अरबी का शब्द कुत्न स्पेनिश में जाकर अल्गोडॉन बना और अंग्रेजी में जाकर बना कॉटन। भारत की विरासत यूरोप की जबान पर चढ़ चुकी थी, लेकिन असली ड्रामा शुरू होता है 17वीं और 18वीं सदी में। देखिए, यूरोप का मौसम ठंडा था और वहाँ के लोग सदियों से भारी चुभने वाला ऊन और लिनन पहनते थे। जब ब्रिटिश और डच जहाज़ों ने भारत के प्रिंटेड और रंग बिरंगे कैलिको और चिंट्स कपड़े यूरोप के बाज़ारों में उतारे तो वहाँ तहलका मच गया। ये कपड़ा इतना हल्का, हवादार और खूबसूरत था कि यूरोपियन एलीट क्लास इसके लिए पागलपन की हद तक दीवाने हो गए। भारत का ये टेक्सटाइल डोमिनेंस इतना ताकतवर था कि इसने यूरोप के लोकल बाज़ारों को तबाह करना शुरू कर दिया। क्या आप भरोसा करेंगे कि लंदन के बुनकरों ने भारतीय कपड़ों के खिलाफ 1697 में सड़कों पर दंगे किए थे? अपने लोकल मार्केट को बचाने के लिए ब्रिटिश संसद को साल 1700 में और 1721 में कैलिको एक्ट्स पास करने पड़े। इस कानून के तहत भारतीय प्रिंटेड कॉटन को इंपोर्ट करना, बेचना और यहाँ तक कि उसे पहनना भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये पाबंदी ब्रिटेन के लिए काफ़ी नहीं थी। उन्हें इंडिया के कपड़े की क्वालिटी की नकल करनी थी और यहीं से जन्म होता है उस घटना का जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति कहते हैं। हम अक्सर पढ़ते हैं कि जेम्स हरग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम और सैमुअल क्रॉम्पटन का स्पिनिंग म्यूल यूरोपियन जीनियस का रिजल्ट थे। लेकिन कई मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये मशीनें इंडिया के कंपटीशन को तोड़ने की एक डेस्परेट कोशिश रही थी। जब ब्रिटेन के बुनकर भारत जैसी क्वालिटी और स्पीड मैच नहीं कर पाए तो उन्होंने मशीनों का सहारा लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन मशीनों को कच्चा माल चाहिए था और यहीं पर इतिहास का एक बहुत ही स्याह पन्ना खुलता है जहाँ कॉटन का इतिहास खून से रंग दिया गया। साल 1793 में अमेरिकी इन्वेंटर एली व्हिटनी ने कॉटन जिन मशीन बनाई। इससे कपास के बीज को कॉटन से अलग करने के लिए हाथों की ज़रूरत नहीं रह गई थी। अब अमेरिका में उगने वाला कॉटन जो पहले ज़्यादा काम का नहीं होता था, वो अचानक ही काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया। लेकिन अमेरिका के इस कॉटन को उगाने के लिए कोई काम नहीं करने वाला था। फिर इसके लिए अफ्रीका से गुलाम बुलाए गए। ब्रिटेन की मशीनों की भूख मिटाने के लिए अमेरिका के सदर्न राज्यों में स्लेवरी का एक नया और खौफनाक दौर शुरू हुआ। 1860 आते आते जिसे किंग कॉटन कहा जाता था, वो अमेरिका के कुल एक्सपोर्ट का 75% हिस्सा बन चुका था और 18 लाख से ज़्यादा अफ्रीकी अमेरिकी गुलाम इन कॉटन फील्ड्स में जानवरों की तरह काम कर रहे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तरफ जहाँ कॉटन की पैदाइश के लिए अमेरिका में गुलामी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में दुनिया की सबसे महान टेक्सटाइल परंपरा की हत्या की जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दादनी और गोमोस्ता सिस्टम लागू कर दिया। इसके तहत भारतीय बुनकरों को एडवांस पैसे देकर कर्ज के जाल में फंसाया जाता था। उन्हें अपना कपड़ा मार्केट रेट से बहुत कम कीमत पर अंग्रेज़ों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था और वो किसी और को अपना माल नहीं बेच सकते थे। सबसे दर्दनाक कहानी मिलती है ढाका के मलमल की। इस कपड़े के लिए कहानी कही जाती है कि ये इतना नरम होता था कि 12 मीटर लंबी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी के अंदर से आर पार हो जाती थी। आज के बेहतरीन से बेहतरीन सूती कपड़ों का थ्रेड काउंट 40 से 80 या 100 होता है, लेकिन ढाका की मलमल का थ्रेड काउंट इससे कहीं ज़्यादा होता था।
यह मलमल एक खास किस्म के कॉटन फूटी करपास से बनता था, जो कि सिर्फ ढाका के मेघना नदी के किनारे उगता था। इस तरह अंग्रेजों के भारी टैक्स, बुनकरों पर किए गए बेहिसाब टॉर्चर और ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों के डंपिंग ने इंडिया के हजारों सालों के इतिहास को बर्बाद कर दिया। ऊपर से ब्रिटिश पॉलिसीज और भयंकर अकाल की वजह से बुनकरों को अपना पुश्तैनी काम छोड़कर मजदूरी और खेती करने पर मजबूर होना पड़ा। 500 साल पुरानी वो क्राफ्ट, वो ट्रेडिशन हमेशा के लिए खत्म हो गई और फूटी करपास का पौधा एक तरह से विलुप्त हो गया। एक एस्टिमेट बताता है कि 1750 में पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा लगभग 25% था, जो 1900 आते आते सिर्फ 2% रह गया। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता को मजदूर बनाने की एक प्रक्रिया थी। भारत में इसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन फिर अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिसने कॉटन की इंडस्ट्री को दोबारा शुरू करने में हेल्प की और भारत की मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल बनने के करीब पहुंच गई। 1861 से 65 के बीच अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुआ। इस जंग के चलते ब्रिटेन को अमेरिका से मिलने वाला कॉटन बंद हो गया। ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी कि इसे इतिहास में कपास का अकाल माना जाता है। इससे ब्रिटेन की फैक्ट्रीज को कच्चे माल की कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए रातों रात ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल्स ने भारत की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। बॉम्बे के बंदरगाहों से बड़े लेवल पर कॉटन का एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। 1861 से 1865 के बीच भारत में 85 करोड़ रुपए की वैल्यू का सोना चांदी इंपोर्ट हुआ। इसमें से 52 करोड़ रुपए केवल बॉम्बे में आए थे। इस मनी फ्लो ने बॉम्बे में एक अलग ही इकोनॉमिक बुलबुला पैदा किया। इस बूम को शेयर मेनिया कहा जाने लगा। लोग रातों रात करोड़पति बन रहे थे। लगा जैसे कि फिर से कॉटन इंडस्ट्री पटरी पर आ जाएगी, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। 1865 में अमेरिका की सिविल वॉर खत्म हुई और कॉटन की सप्लाई दोबारा अमेरिका से शुरू हो गई। इसके चलते बॉम्बे का कॉटन इंडस्ट्री बुरी तरह से ढह गया। कई ब्रोकर और ट्रेडर्स इस तबाही में बर्बाद हो गए। इन्हीं बर्बाद हुए ब्रोकर्स ने मिलकर अपने बिजनेस को एक स्ट्रक्चर देने का फैसला किया और इसी राख से 1875 में जन्म हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। एक दूर देश के युद्ध और कॉटन के लालच ने भारत को अपना पहला शेयर बाजार दिया। स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बाद भारत में कॉटन का इतिहास एक बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। जहां पहले ब्रिटिश पॉलिसीज ने भारत के पुश्तैनी बुनकरों को तबाह कर दिया था, वहीं अब यही कपड़ा भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार बनने वाला था। 19वीं सदी के आखिर में भारतीय व्यापारियों ने ठान लिया कि वो ब्रिटिश मोनोपोली को और नहीं सहेंगे। पारसी और गुजराती बिजनेसमैन ने बॉम्बे और अहमदाबाद में अपनी खुद की कपड़ा मिलें लगानी शुरू कर दी। देखते ही देखते अहमदाबाद में इतनी तेजी से मिलें खुली कि इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। शुरुआत में इन मिलों ने जो सूत बनाया वो साइज में मोटा था, लेकिन जल्दी ही बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी बनने लगा। इससे ब्रिटिश मिल्स को भारत की ज़मीन पर ही तगड़ा कंपटीशन मिलने लगा। टाइम के साथ कपड़ा सिर्फ व्यापार नहीं रहा, बल्कि ये पॉलिटिक्स और विरोध का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। साल 1905 में जब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बंगाल का विभाजन किया, तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। भारतीयों ने गहराई से समझ लिया था कि अंग्रेजों की असली ताकत उनकी आर्मी नहीं है, बल्कि उनका ट्रेड है। इसीलिए लोगों ने विदेशी कपड़ों का पूरी तरह से बैकआउट करना शुरू कर दिया। देश के चौराहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। इतिहास में यह पहली बार था जब आम हिंदुस्तानी ने महसूस किया कि अंग्रेजों को आर्थिक चोट पहुंचाकर ही झुकाया जा सकता है। विरोध की इस चिंगारी को महात्मा गांधी ने एक और बड़ी आग में बदल दिया। जो काम बड़े बड़े हथियार और क्रांतियां नहीं कर पाई, वो काम लकड़ी के एक छोटे से चरखे ने कर दिखाया। जब गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाली तो उन्होंने सूत कातने को हर भारतीय का राष्ट्रीय कर्तव्य बना दिया। उन्होंने खादी को सिर्फ एक कपड़े तक लिमिट नहीं किया, बल्कि इसे आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश आर्थिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का सिंबल बना दिया। उनका सीधा मैसेज था, अपना सूत खुद कातो और अपना कपड़ा खुद बनाओ। चरखा इतना ताकतवर हो गया कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के बीचों बीच इसे जगह दी गई। सोचिए, जिस ब्रिटिश एम्पायर ने कभी मशीनों के दम पर भारतीय कपड़ों को खत्म किया था, अब वही उसी हाथ से बुनी खादी के सामने बेबस नजर आ रहा था। इस तरह से इस कॉटन ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अपनी भूमिका निभाई। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद सरकार के सामने इसी कपड़ा उद्योग को फिर से खड़ा करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार ने हथकरघा यानी हाथों से चलने वाले करघों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान बिजली से चलने वाले पावर लूम का भी बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ। आगे चलकर 1970 और 80 के दशक में भारतीय सूती कपड़े के सामने पॉलिएस्टर के रूप में एक नया चैलेंज सामने आया। सिंथेटिक कपड़े सस्ते थे और उन्हें पहनना आसान था। इस बदलाव से जो ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री है उसको झटका लगा और बॉम्बे की कई हिस्टोरिकल सूती मिलें धीरे धीरे बंद होने लगी। इन तमाम उतार और चढ़ावों के बावजूद
सदियों के ब्रिटिश शोषण के बावजूद भारत की जमीन ने कपास उगलना बंद नहीं किया। 2000 के दशक में बीटी कॉटन यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की खेती शुरू हुई। इस नई टेक्नोलॉजी ने कपास की पैदावार को एक बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा दिया। आज भारत एक बार फिर से चाइना और अमेरिका जैसे देशों से सीधी टक्कर लेते हुए दुनिया के सबसे बड़े कपास प्रोड्यूसर कंट्रीज में से एक बन चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के मेहरगढ़ से निकला सूत का वो पहला धागा जिसे अंग्रेजों ने कुचलने की कोशिश की और जो चरखे से आज़ादी का प्रतीक बना, आज वही धागा मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत मजबूत और अटूट हिस्सा है। दोस्तों, कॉटन का ये 8000 साल लंबा सफ़र हमें बहुत गहरी बात भी सिखाता है। तकनीक और सांस्कृतिक नेतृत्व को कुछ समय के लिए सत्ता और क्रूर नीतियों से दबाया जा सकता है, जैसा कि ब्रिटिश राज में भारत के साथ हुआ, लेकिन जो फाउंडेशनल नॉलेज एक सभ्यता के डीएनए में बस जाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। भारत ने सिर्फ दुनिया को ये नहीं बताया कि जंगली पौधे से रेशे कैसे निकलते हैं, भारत ने उस रेशे को दुनिया का सबसे ज़्यादा पहना जाने वाला कपड़ा बनाने की पूरी साइंस ईजाद की। आज भारत के 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आजीविका इसी कॉटन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये थी कॉटन की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।